वीटो मांगा था तो हाथ खड़े कर दिए थे। आज भारत ने तोड़ के रख दिया घमंड। एक रात में डूबे चीन के न जाने कितने ट्रिलियन। जी हां दोस्तों, बहुत अकड़ थी चीन के अंदर। भारत की हर चीज पर वीटो लगा दिया करता था। भारत कहता था कि भाई ये आतंकवादी है। मौलाना मसूद हो, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने कांधार प्लेन हाईजैक किया था, जिन्होंने भारत के पार्लियामेंट पे हमला किया था, जिन्होंने 26/11 किया था, जिन्होंने बमकांड किया था मुंबई। बहुतेरे ऐसे आतंकवादी थे जिनके नाम लेकर उन्हें इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए पहुंचा था पाकिस्तान के खिलाफ भारत, यूनाइटेड नेशंस। और जानते हैं, जब इन आतंकियों का नाम भारत वहां लेता था तब चीन बीच में आ जाता था। चीन को क्या पड़ी थी कश्मीर की, चीन को क्या पड़ी थी इन आतंकियों की। फिर भी चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके इन आतंकियों को कवच दे दिया करता था, शील्ड दे दिया करता था, इन्हें बचा लेता था। और उसके बाद भारत बार बार हर बार आतंक के वार झेलता रहा। इन्हीं मास्टरमाइंड्स के द्वारा कई बार अटैक कराया गया भारत के ऊपर। लेकिन भारत सहता रहा, समझता रहा, इंतजार किया उसने सही टाइम का, सही वक्त का, और अपने चॉइस के वक्त में अपनी जगह पर घेरा चीन को। वो जगह थी भारत की कैपिटल दिल्ली, और वो ओकेजन था G20। तब भारत ने वहां मारा चीन को जहां उसकी सबसे ज्यादा कमजोर नफ्स थी। चीन दशकों से चाहता है कि एक बार फिर उसकी चीनी एम्पायर, जो चीन का जो साम्राज्य था प्राचीन काल में, चीनी राजाओं का, चीनी महाराजाओं का चीनी एम्पायर साम्राज्य, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ था। कहा जाता था कि चीन को आज तक गुलाम नहीं बनाया जा सका है। ये चीनी साम्राज्य एक सिल्क रूट की परिकल्पना कर बैठा था, एक ऐसा रास्ता जिससे चीनी अपनी बेशकीमती चीजें, खासकर सिल्क, जिसे उनका कहना है कि उन्होंने खुद इन्वेंट किया है, वो दुनिया भर में सप्लाई करते थे और अपने एम्पायर को उन्होंने बहुत ही समृद्ध बना रखा था। उस सिल्क रूट को वापस स्थापित करने की मॉडर्न टाइम्स में कोशिशें शुरू की गई थी माओ जेडोंग के द्वारा। और जब वो पूरा नहीं कर पाए इसको, तो इसकी आगे की परिकल्पना शी जिनपिंग करना चाहते थे। और उनका पूरा उद्देश्य था कि उसी सिल्क रूट को वापस से स्थापित करने के लिए, चीन को सर्वोपरि बनाने के लिए, सर्वोच्च बनाने के लिए, उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसे CPEC भी कहा जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी का हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इसमें क्या था? इसमें थे कुछ रेल रोड्स और रियल रोड्स। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ट्रैक्स और सड़कें, इनका नेटवर्क, साथ में समुद्री मार्गों का एक नेटवर्क, जिससे चाइना को पूरी दुनिया के साथ जोड़ दिया जाए। और उसके बाद चाइना अपना सस्ता माल आराम से पूरी दुनिया को चिपका सके और अपनी इकोनॉमी को लगातार इतना बूस्ट करता चला जाए, इतना बूस्ट करता चला जाए कि एक दिन वो दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर देश बन जाए। और उसके बाद जानते तो हैं चाइना क्या चाहता है? एक्सपेंशन, विस्तारवादी सोच चाइना के अंदर तक घुसी हुई है। उसने ऐसा नक्शा निकाला G20 से पहले, जिसमें चलो भारत का तो चोरी कर ही लिया उसने, डाल दिया उसने अरुणाचल प्रदेश को, अक्साई चीन को अपने नक्शे में। इंडोनेशिया की जगह मार दी, मलेशिया की जगह मार दी, वियतनाम की जगह मार दी, यहां तक कि रशिया तक की जमीन को अपने साथ मिलाकर, समझ लीजिए एक अखंड चाइना का उसने अपना मैप एक जारी कर दिया। इस किस्म की तो इसकी सोच है। तो जिस दिन ये पहले नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा अमेरिका को पछाड़कर, तो ये सबसे पहले यही काम करने वाला है दोस्तों। और इसकी जो विस्तारवादी जो सोच है ना, इतनी ज्यादा, क्या बोलना चाहिए, एक अलग ही लेवल पर है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी अपनी जनता पर कौन सा प्रेशर पड़ रहा है। आज की तारीख में चाइना के लोग अमेरिका के शहरों में बहुतायत में नजर आते हैं दोस्तों। जिस तरीके से भारतीय पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, चाइनीज भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन भारतीयों की एक अलग इमेज है। एक शांति प्रधान देश से आए लोगों की एक इमेज है भारतीयों की, लेकिन चीनियों को सस्पेक्शन की नजर से देखा जाने लगा, सस्पिशन की नजर से देखा जाने लगा है। क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के द्वारा और अलग अलग मौकों पर अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसियों द्वारा चीनी नागरिकों को टेक्नोलॉजी थेफ्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थेफ्ट में उनके हाथ रंगे हुए पाए गए। बताया जाता है कि सेमीकंडक्टर
कि इंडस्ट्री में अंदर घुसने के लिए, सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए चाइना ने कई सारे अपने नागरिकों को फोर्स किया कि वो अमेरिका के अगेंस्ट जाएं और उनसे उन टेक्नोलॉजी को चुरा करके, ताइवान से टेक्नोलॉजी चुरा करके चाइना लेकर आए। कुछ हिस्से को उसने रिवर्स इंजीनियर कर भी लिया। इवन अमेरिका यह भी दावा करता है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स के ब्लूप्रिंट चुराकर चाइना ने अपने खुद के फाइटर जेट्स बना लिए हैं। तो लगातार दुनिया जो है चाइना के ऊपर आरोप लगाती, लेकिन अब मौका मिला G20 का, और भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर, इजराइल की मदद से और सऊदी अरब और UAE के साथ एक ऐसे कॉरिडोर का एक परिकल्पना जो थी उसे यथार्थ में बदलने जा रहा है, जो बन गया दोस्तों। तो उसके बाद चीन की किसी को कोई जरूरत नहीं। चीन पहले अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करना चाहता था, उसने कर लिया और पूरी दुनिया को डिपेंडेंट बना लिया अपने सस्ते मैन्युफैक्चरिंग लेबर की बदौलत। लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि चाइना किस तरीके से ऑपरेट करता है, और इसको समझने के बाद अब चाइना से दूरी बनाना चाहती है। तो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? वियतनाम है, इंडोनेशिया, मलेशिया, और उसके बाद आता है भारत। और भारत में चलो ठीक है करप्शन है, भारत में चलो ठीक है चीजें सरकारी तौर पर, ब्यूरोक्रेसी के तौर पर धीरे घूमती है, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद भारत का एक अलग रूप सामने आया है। इसमें सारा श्रेय पीएम मोदी को नहीं जाएगा, लेकिन भारत की जनता में भी बदलाव आया है दोस्तों। ये एक रियलिटी है, हम सब में बदलाव आया, हम सब कनेक्ट हुए दुनिया से, समझे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। और अब हमारे देश में एक अलग तेजी आई है। हमारी देश की सरकार ने भी अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई, जिसकी वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग आसान हुई है, और आने वाले सालों में हमारे देश में फैक्ट्रियां लगाना, उसका परमिशन लेना, सब सस्ता होने वाला है। कोई जो करप्शन है इस लाइन से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेक इन इंडिया को इसीलिए पुश किया जा रहा है। ये सब देखते हुए दुनिया भारत की तरफ आकर्षित हो रही है। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, नाम सुनिए इसका, इकोनॉमिक और कॉरिडोर, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी चौखट जो इन सारे देशों को जो सस्ते में आने वाले हैं, सबकी फाइनेंशियल ग्रोथ को एकदम सुनिश्चित कर, जिसमें भारत बहुत बड़ा बेनिफिशियरी साबित होगा। क्योंकि भारत के पोर्ट से एक समुद्री रास्ता जाएगा मिडिल ईस्ट तक, और मिडिल ईस्ट के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर पूरा मिडिल ईस्ट क्रॉस करते हुए भारत की मदद से वहां पर रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाएंगे। यहां फिर बेनिफिट मिलेगा भारत को। उसके बाद वो जहां पर आखिरी छोर खत्म होगा मिडिल ईस्ट का, वहां से फिर से आपका पोर्ट शुरू होगा, समुद्री रास्ता शुरू होगा, और इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जाएगा। फिर हाइफा से फिर इजराइल से रेलवे ट्रैक यूरोप के अंदर तक, और वहां से अमेरिका तक। तो दोस्तों ये सारे देश एक साथ एक माला में जो है पिरो जाएंगे, सारे मोती जो है एक माला में पिरो जाएंगे, और उसके बाद इन सब के बीच व्यापार आसान होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आसान होगा, और सुनिश्चित हो जाएगी कनेक्टिविटी। आज की डेट में जिस देश के पास कनेक्टिविटी बेहतर है, वो देश जल्दी ग्रो करेगा। यह बात चाइना बहुत पहले से जान चुका था, और इसके लिए उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगातार पैसा बहाया। पैसा बहा के उसने पाकिस्तान को अपने फेवर में कर लिया, पाकिस्तान के इलाके को ऑलमोस्ट खरीद लिया है, और वहां पर CPEC के माध्यम से BRI को डेवलप कर रहा है। वो अपने इस BRI प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाले देशों को पहले कर्ज का लालच देता, कर्ज के बोझ के तले उन्हें दबाता, उसके बाद उन्हें लगभग ऑलमोस्ट ब्लैकमेल करता था उसके साथ शामिल होने के लिए, उसके प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए। लेकिन ये काम ना इंडिया करेगा, ना ही सऊदी अरब करेगा, ना UAE करेगा, ना यूरोप करेगा। ये सब समझदार लोग हैं, इनकी पॉलिसी एक है, इनकी मेंटल स्टेटस एक है, और ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से इसने ऑपरेट किया था BRI को, यही इसके पतन का कारण बना। अब इसका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वहां फंस जाएगा, और BRI का सबसे बड़ी काट अगर कोई है तो वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये सबसे बड़ा जो है बहुत जबरदस्त तमाचा पड़ा है चीन के ऊपर, और एक रात में इससे बदला वसूल लिया है वीटो का भारत ने।